ओए राजू, हाथ चला रहा है या टाइम पास कर रहा है? देख, वो सामने से चटखोरों की फौज आ रही है। अगर आज मैगी कम पड़ी तो तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा। सेठ जी, सुबह से 50 पैकेट मैगी बना चुका हूँ। कंधे जवाब दे रहे हैं। और ये जो नया मसाला आपने दिया है, इसे मिलाते ही हाथ में जलन होने लगती है। आखिर ये है क्या? राघव इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला, चुप, ये राघव का गुप्त हथियार है। इसे सूंघने के बाद मुर्दा भी उठकर मैगी मांगने लगे। तू बस ये काली पुड़िया डाल और कमाल देख। जो एक बार चखेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। राजू मन ही मन कुछ सोचने लगा। गुलाम नहीं, बीमार लग रहे हैं लोग। कल तो रामपाल काका कह रहे थे कि मैगी खाने के बाद उन्हें रात भर तारे दिखाई देते रहे। दूसरी तरफ हरीश अपने पुराने मैगी के ठेले पर खड़ा था। आसपास सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था। हे भगवान, आज फिर वही हाल है। 5 घंटे हो गए, सिर्फ 4 प्लेट बिकी हैं। राघव के यहाँ मेला लगा है और मेरे यहाँ सन्नाटा। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? तभी उधर से गुजरते हुए रामपाल काका की नजर हरीश के ठेले पर पड़ी। बेटा हरीश, बुरा मत मानना, पर जमाना जहर का है। राघव की मैगी में ऐसा नशा है कि लोग खींचे चले जाते हैं। तू सीधा साधा लड़का है, ये धंधा तेरे बस का नहीं। काका, मैं लोगों के पेट में तेजाब नहीं डाल सकता। माँ कहती हैं कि बरकत वही है जिसमें किसी की हाय शामिल ना हो। बातें तो तेरी अच्छी हैं बेटा, पर बातों से पेट नहीं भरता। खैर, हिम्मत मत हारना। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी खाली ठेला ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। रामपाल काका धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। हरीश फिर चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रहा, खाली सड़क को देखता हुआ। उधर राघव के ठेले पर भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग उसकी मैगी का तीखा और अजीब सा स्वाद चखते हुए हैरान भी थे। अरे बाप रे राघव भाई, इस मैगी में क्या डाला है? कान से धुआं निकल रहा है पर रुकने का मन ही नहीं कर रहा। यही तो जादू है विनोद भाई, इसे कहते हैं ज्वालामुखी मसाला। खाओ खाओ, अभी तो सिर्फ कान से धुआं निकला है, तीसरी प्लेट के बाद तो बिजली दौड़ने लगेगी। अरे राघव भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। 1 प्लेट और दो। खाओ भाइयों, जम कर खाओ। पूरे रामपुर में ऐसा स्वाद सिर्फ यमराज मेरा मतलब है राघव के पास मिलेगा। राघव की बातों पर लोग हंसते भी रहे और मैगी खाते भी रहे। ठेले के आसपास शोर और भीड़ बढ़ती जा रही थी और राघव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। हरीश थका हारा अपने घर पहुंचा। घर के अंदर उसका छोटा भाई बुखार में चुपचाप लेटा था और माँ उसके पास बैठी दरवाजे की ओर देखती हुई हरीश के लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ, आज फिर दवा के पैसे नहीं जुटा पाया। राघव ने जैसे पूरे गांव पर वशीकरण कर दिया है। बेटा रो मत, अंधेरा कितना भी गहरा हो, दिए की एक लौ काफी होती है। आज मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे पिता ने मरते समय मुझे सौंपा था। तभी माँ एक पुरानी चिट्ठी निकालकर धीरे से हरीश के हाथ में दे देती है। ये तेरे पिता की शाही नवरत्न रेसिपी है। वे मैगी के मसाले में देसी मसाला, सूखी धनिया और जंगली पुदीना की चटनी मिलाते थे। उन्होंने कहा था, जब इंसान का मन काला हो जाए तो उसे कुदरत के स्वाद से जीतो। माँ, कल रामपुर का स्वाद बदलेगा, ये मेरा वादा है। माँ की बात सुनकर हरीश की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उस छोटी सी चिट्ठी के साथ जैसे उसकी कल की नई शुरुआत भी तय हो गई। अगली सुबह राघव अपनी दुकान पर बैठा नोट गिन रहा था। तभी पास खड़ा राजू गुस्से और बेबसी के साथ उससे बात करने लगा। सेठ जी, घर में बीमार माँ है। 2 साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आज तो कम से कम 1000 रुपए बढ़ा दीजिए। पैसे? तूने क्या तीर मारा है? मसाला मेरा, दुकान मेरी। तू तो बस एक चलता फिरता आदमी है। निकल यहाँ से, वरना ये उबलती मैगी तेरे सिर पर डाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, आज आपने इस चमचे को लात मारी है, लेकिन याद रखना, यही चमचा एक दिन आपकी लुटिया डुबोएगा। राजू गुस्से और दर्द के साथ वहां से चला गया और राघव अपने घमंड में मुस्कुराता हुआ फिर से नोट गिनने लगा। अगले दिन हरीश ने अपने पिता की दी हुई नई रेसिपी से मसाला तैयार किया और अपनी दुकान खोल दी। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में एक अनोखी खुशबू फैलने लगी जो लोगों को उसकी दुकान की ओर खींचने लगी। अरे, ये कैसी खुशबू है?
ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। बहन जी, ये है शाही अमृत मैगी। इसमें कोई मिलावटी मसाला नहीं, सिर्फ कुदरत का जादू है। एक बार चख कर देखें। तभी सभी ग्राहक हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने पहला निवाला लेकर स्वाद चखा और तभी उनमें से एक ग्राहक उत्साह से बोल पड़ा, वाह, गला तो तर हो गया। राघव के यहाँ तो सिर्फ मिर्च और जलन थी, लेकिन यहाँ तो सुकून है। अरे ओह, सबको बुलाओ, असली मैगी तो यहाँ है। देखते ही देखते हरीश के ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और पूरे बाजार में उसकी मैगी की चर्चा फैल गई। दूसरी तरफ राघव का ठेला धीरे धीरे खाली होने लगा था। ग्राहक अब हरीश की दुकान की तरफ जा रहे थे और ये देखकर राघव जलन और गुस्से से तिलमिला उठा। ये कल का छोकरा मेरी बादशाहत छीन रहा है। राजू, ओए राजू, कहाँ मर गया? अच्छा, वो तो चला गया, खुद ही करना होगा। तभी राघव अपनी जेब में हाथ डालकर एक लाल शीशी निकालता है। हकीम ने कहा था कि इसके 2 बूंद काफी हैं, पर आज मैं ये पूरी डिब्बी डाल दूंगा। आज मेरी मैगी ऐसी बनेगी कि लोग हरीश का नाम तक भूल जाएंगे। वो पागलों की तरह सारा मिलावटी मसाला मैगी में डाल देता है। राघव की आंखों में लालच और साजिश की चमक थी और उसका खतरनाक खेल अब शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद राघव के कुछ पुराने ग्राहक वहां आकर मैगी खाने लगे। उन्होंने पहला निवाला चखा ही था कि अचानक अजीब सा हंगामा शुरू हो गया। मेरा पेट, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेट में चाकू मार दिया हो। राघव, ये तूने क्या खिला दिया? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अरे भाई, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। मैगी तो एकदम बढ़िया है। देखते ही देखते पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम को राघव घबराया हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर अपनी पत्नी राधिका पर पड़ती है, जो बुरी तरह बीमार पड़ी तड़प रही होती है। ये दृश्य देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका, ओ राधिका, ये क्या हालत बना रखी है तूने? उठ, देख मैं आ गया। जी, बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही। तूने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? बता, तुझे क्या हुआ? दोपहर को मुझे भूख लगी थी। रसोई में जो काली वाली डिब्बी रखी थी, मुझे लगा आप शहर से कोई नया शाही चाट मसाला लाए हैं। मैंने अपने दही भल्ले की प्लेट में वो सारा मसाला डाल दिया। सोचा था आज मैं भी आपके जैसा जादुई स्वाद चखूंगी। पर नहीं, सर्वनाश हो गया। अरे वो अभागन, वो चाट मसाला नहीं था, वो तो धीमा जहर था। मैंने उसे दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाया था। उसमें मिलावटी मसाला और खतरनाक केमिकल मिलाए थे ताकि लोगों को मेरी मैगी की लत लग जाए। क्या जहर? आप गांव वालों को जहर खिला रहे थे और मैं बड़े चाव से कहती थी कि मेरे पति का हाथ चूमना चाहिए क्योंकि उनके पास जादुई स्वाद है। हाय राम, ये आपने क्या कर दिया? मैंने सबको मारने का जाल बिछाया था राधिका, पर मुझे क्या पता था कि मेरा अपना ही परिवार उस जाल में फंस जाएगा। मैं दूसरों के घरों में मातम मनाना चाहता था ताकि मेरी तिजोरी भर सके, पर आज मेरी तिजोरी भरी है और मेरा घर उजड़ रहा है। जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। हमारे बच्चों का क्या होगा? देखिए, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हे भगवान, मुझे सजा दे दो, मुझे मार डालो, पर मेरी राधिका को बख्श दो। मैंने पाप किया है, मैं गुनहगार हूँ। उस शाम राघव को पहली बार समझ आया कि लालच और बुरे कर्मों का अंजाम कितना भयानक होता है। दूसरों के लिए बिछाया गया जहर का जाल आखिरकार उसके अपने घर को ही उजाड़ने लगा था। कर्म का प्रहार हो चुका था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और दरवाजे पर इंस्पेक्टर, डॉक्टर और गुस्से से भरा राजू अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए इसे क्या हो गया, ये बोल नहीं पा रही, बस तड़प रही है। दरोगा जी, आप यहाँ इस वक्त? राघव, अब ये नाटक बंद कर। बाहर पूरा गांव तेरे नाम पर थू-थू कर रहा है। आधे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमें पता चल गया है कि तू अपनी दुकान पर मैगी नहीं, मौत बेच रहा था। नहीं दरोगा जी, वो तो बस मामूली पेट दर्द होगा, मौसम खराब है ना। झूठ मत बोलो सेठ, अपनी बीवी की हालत देख और फिर बोल। दरोगा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे वो काली पुड़िया खाली करते देखा है। जब मैंने टोका तो इसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। राघव, समय बहुत कम है। तुम्हारी पत्नी के शरीर में एक अत्यंत खतरनाक जहरीला रसायन फैल चुका है। यदि अगले 20 मिनट में मुझे उस पदार्थ का नाम पता नहीं चला तो इसका बचना लगभग असंभव है। जहर तेजी से दिल तक पहुंच रहा है। क्या? नहीं, राधिका को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, इसे बचा लीजिए।
अब सच बता, तूने उसमें क्या मिलाया था? कौन सा मसाला था वो? अगर आज ये मर गई तो तुझ पर हत्या का मुकदमा चलेगा और सीधे फांसी होगी। साहब, मुझे फांसी दे दो, मुझे गोली मार दो, पर मेरी राधिका को बचा लो। मैंने पाप किया है साहब, लालच के चक्कर में अंधा हो गया था। वो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड का मिश्रण था। हकीम ने कहा था कि इससे स्वाद का नशा चढ़ता है। मरकरी और लेड? राघव, क्या तुम पागल हो गए थे? ये सीधा धीमा जहर है। ये इंसान के फेफड़ों और दिमाग को सुन्न कर देता है। तुमने पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। छी राघव, तू इतना गिर जाएगा ये सोचा नहीं था। सिर्फ चंद सिक्कों के लिए तूने उन बच्चों के पेट में जहर डाल दिया जो तुझे राघव अंकल कहकर बुलाते थे। सेठ, तू कहता था ना कि मैं सिर्फ एक चमचा हूँ। देख, आज इसी चमचे ने तेरे जहर का घड़ा फोड़ दिया। अब सड़ना जेल में। डॉक्टर साहब, नाम बता दिया ना, अब तो बचा लीजिए उसे। मैं अपनी सारी जायदाद, सारा सोना बेचने को तैयार हूँ। बस उसे एक बार खड़ा कर दीजिए। दरोगा जी, मुझे इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। राघव, तुम्हारे पैसों से इसकी जान बचेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने इसे मौत के मुंह में जरूर धकेल दिया है। चल राघव, अब तेरी जगह घर नहीं काल कोठरी है। तेरे उस हकीम को भी हवालात में डाल दिया गया है। बाकी का हिसाब अब कानून करेगा। आखिरकार राघव को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है। लालच और धोखे से खड़ी की गई उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है, जबकि ईमानदारी और मेहनत की जीत होती है। इसी संदेश के साथ रामपुर की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।